नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। तो मैं अमित लांबा आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और टेक्निकल वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होगी इसमें हम सवाल और जवाब लेंगे। तो पहला सवाल है कि सेप्टिक टैंक डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू वास्तु क्या होनी चाहिए और बोरवेल की डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि सेप्टिक टैंक जो होता है वो टॉयलेट के लिए बनाया जाता है, यानी टॉयलेट की जो गार्बेज होती है उसको एक जगह कलेक्ट करने के लिए। और जो बोरवेल हुआ करता है उसका वाटर सप्लाई के लिए टैंक बनवाया जाता है, या फिर आप उसको कह सकते हो बोरवेल जो कराया जाता है ज़मीन में। दोनों के बीच में कम से कम 20 फीट का डिफरेंस होना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि अगर फ्रंट में आपका बोरवेल है तो आप सेप्टिक टैंक को बैक में बनवा लो, और अगर पीछे की साइड अगर आपका सेप्टिक टैंक है तो फ्रंट यार्ड यानी जहां आपकी कार पोर्च होती है आप वहां पर बोरवेल करा लो। डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। अगर आप डिस्टेंस नहीं रखोगे तो कंटामिनेशन के चांसेस रहते हैं। तो वास्तु का इसमें कोई लेना देना है नहीं। वास्तु का भी जिक्र किया है उन्होंने कि वास्तु के हिसाब से क्या करना चाहिए, तो वास्तु का इसमें कोई लेना देना नहीं है। कंटामिनेशन होने के चांसेस हैं, इसलिए दोनों में दूरी बना के रखें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज ये है, दूसरा सवाल ये है कि 5,000 लीटर का टैंक है, बिफोर और आफ्टर कंस्ट्रक्शन आपको पहले बनवाना है बाद में बनवाना है। 5,000 लीटर जो होता है, अब ये बहुत ज़्यादा होता है। 5,000 लीटर कोई छोटा मोटा टैंक नहीं होता। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी बिल्डिंग बहुत बड़ी होगी। अब 5,000 लीटर का जो टैंक होता है, इसको मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप ऊपर रखने वाला जो टैंक होता है आप उसकी बात कर रहे हो सकता है आप नीचे जो खुदवाया जाता है आप उसकी भी बात कर रहे होंगे। तो दोनों कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं। पहले कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो 5,000 लीटर का टैंक आपको छत पे जब आप बनवाओगे, पहली बात तो ये फिजिबल मुझे होता दिख नहीं रहा। 5,000 बहुत ज़्यादा होता है। हम ऐसा मान लेते हैं कि 2-2 हज़ार के दो दो टैंक आप परचेज कर लेते हो बाहर से प्लास्टिक के। वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ना कि एक टैंक बनवाना फिर उसमें उसकी मरम्मत कराना, उसको हर साल देख रेख करवाना, काई छुड़ाना, वो सही नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आपको प्लास्टिक के जो फाइबर वाले जो टैंक आते हैं वो लेकर रख लेने चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी टैंक बनवा ही रहे हो, अगर आप ओवरहेड टैंक बनवा रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी लिंटल पे डायरेक्ट मत रखवाओ। लिंटल पे पहले आप एक एक प्लेटफॉर्म बनवाओ जिसके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए लिंटल के और प्लेटफॉर्म के। उस प्लेटफॉर्म पे रखवाओ। नहीं तो होगा क्या, जब ओवरफ्लो होती है तो वो पानी जो है सीपेज का कारण बन जाती है। अगर वो कंटिन्यूसली सीपेज होती रहेगी डेली की डेली, तो आपका कंक्रीट होने के चांसेस रहते हैं खराब। तो इसलिए उसको बचाने के लिए आप उसको एक थोड़े डिस्टेंस पे बनवाओ। और अगर आप बात कर रहे हो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि आप उसको नीचे अंडरग्राउंड वाले की बात कर रहे हो, तो 5,000 का लीटर का टैंक आपको पहले बनवा लेना चाहिए। क्योंकि जब आपकी कंस्ट्रक्शन होती है पानी की स्टोरेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप उसमें पहले ही पानी भर के रख लोगे, कंस्ट्रक्शन का भी काम करेगी वो। बाद में आप उसको अपने नॉर्मल टैंक की तरह यूज कर सकते हो। तो पहले बनवा लेने में ज़्यादा फायदा होता है। तीसरा सवाल है कि कैन यूज L146 एट एक्सटीरियर। देखिए, L146 है क्या। L146 एक कोड का नाम है। जैसे शेड कार्ड आते हैं तो शेड कार्ड में दुनिया भर के कलर होते हैं, उनके कोड्स होते हैं। L146 का जो कोड है वो कोड L146 ही है, लेकिन इसका नाम अगर देखा जाए तो सोनेट इसको बोलते हैं। तो ये जो नाम से अगर आप लेंगे तो सोनेट बोलेंगे, कोड से लेंगे तो L146 लेंगे। तो ये एक कलर का नाम है, ये प्रोडक्ट का नाम नहीं है। प्रोडक्ट जो होगा वो आपका, आप डिसाइड करोगे कि आप इमल्शन में जा रहे हो तो आपको क्या नाम है, आप एपेक्स चाहिए आपको, या रॉयल में चाहिए, या आपको जस्ट नॉर्मल समोसम में चाहिए, या आपको कोई दूसरी कोई कोटिंग फिनिश में चाहिए। तो ये तो आपके प्रोडक्ट्स जो होंगे आपको डिसाइड करने हैं। ठीक है, वेदर गार्ड है, एक्सटीरियर है, पता नहीं कितना दुनिया भर के आते हैं। तो L146 में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ये एक कलर कोड का नाम है। एक्सटीरियर के आते हैं, बिल्कुल एपेक्स आता है। आप एपेक्स में जाइए, एशियन पेंट्स के एपेक्स में बोल दीजिए मुझे L146 कोड का एपेक्स दे दो, तो वो आपको L146 का एपेक्स देगा। उसको आप एक्सटीरियर में करो। इंटीरियर में करना है तो आप रॉयल बोल दो उसको। तो रॉयल जो है वो आप L146 की शेड में अंदर इंटीरियर में कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट का नाम नहीं है, कोड का नाम है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चौथा सवाल है वास्तु के बारे में बताइए। देखिए, ये सवाल फिर से पूछा जा रहा है। वास्तु को पर्सनली मैं नहीं मानता हूं। अब आप ये कह रहे होंगे कि पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो, वास्तु तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे धर्म का पार्ट है। देखिए, वास्तु को मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि जिस समय, अगर हम पुरानी बात करते हैं, पहले के एंशियंट टाइम्स में इंजीनियरिंग होती थी, लेकिन लोगों को समझाने का एक तरीका हुआ करता था। क्योंकि आप
डायरेक्टली इंजीनियरिंग किसी को नहीं समझा सकते थे, किसान लोग हुआ करते थे, पढ़े लिखे कम हुआ करते थे, तो उनके दिमाग में कोई चीज़ लंबे समय तक बैठे, इसलिए उसको धर्म से जोड़ दिया जाता था। तो जब आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बात करूं आपकी किचन की, अगर मान लीजिए मेरी किचन ऐसी है कि मेरी ईस्ट डायरेक्शन में एक विंडो है और जहां से सूरज उगे और उसकी रोशनी मेरे खाना जब मैं बनाऊंगा तो उस पर पड़े, तो ये सब जानते हैं कि ये बेहतर है, ना कि वो रोशनी अगर मेरी बैक पे पड़े और मैं खाना अंधेरे में बनाऊं, तो वो डायरेक्शन गलत होगी टेक्निकली। अब इस चीज को पहले हम समझाने बैठे किसी को 200 साल पहले, तो वो किसी को समझ में नहीं आएगी बातें, तो इसलिए उसको धर्म के साथ जोड़ दिया था कि भाई ईस्ट डायरेक्शन बनाओगे तो आपका घर आगे बढ़ेगा, नहीं तो भाई आप परेशानी में जाओगे। ऐसा हुआ करता था। आज के समय में सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करते हैं डायमेंशंस, डायरेक्शंस, आपका पोस्चर, आपके खड़े होने की पोजीशन, आपके कॉर्नर्स, आपका लोड बेयरिंग, आपकी कॉलम की स्ट्रेंथ, सब चीज़ सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट होती है। जब टेक्निकली कोई चीज़ स्ट्रांग होगी, साउंड होगी, फीजिबल होगी, वर्केबल होगी, तो मैं उसको वास्तु के दोष को उसमें लगता है कि होगा ही नहीं। वास्तु दोष उसमें जब होगा जब आपका टेक्निकली कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए मैं इन चीज़ों पे इसलिए भरोसा नहीं रखता कि अगर मेरा टेक्निकली साउंड है प्रोजेक्ट और उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, फीजिबल है, तो फिर मैं उसमें मुझे नहीं लगता कि वास्तु को भी अप्लाई करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको फिर भी इसके बारे में जानना है तो भाई आपको मुबारक हो, मैं इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखता, मैंने कभी पढ़ने की कोशिश भी नहीं करी। मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरी मेरा टैंक फ्रंट में है जैसा अभी हम बात कर रहे थे और सेप्टिक टैंक बैक में है, तो वास्तु भी इसमें क्या करेगा। और अगर मैं स्टेयर्स को क्लॉकवाइज चढ़ाता हूँ, वास्तु कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज नहीं चढ़ानी चाहिए, तो क्लॉकवाइज चढ़ाने का बेनिफिट ये रहता है कि हम ज़्यादातर राइट हैंडेड लोग होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड, तो जब हम चढ़ते हैं तो एरर्स के चांस कम रहते हैं। अगर हम राइट हैंडेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम किसी स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, हमारा ब्रेन परसेप्ट करता है एंटी क्लॉकवाइज को कि समथिंग ऑकवर्ड इज गोइंग ऑन। तो जब कुछ अच्छा देखना हो तो बॉडी को, ब्रेन को ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़े, इसलिए उसको राइट हैंडेड चीज़ें बनाया करते हैं। राइट हैंडेड गेट हुआ करता है, राइट हैंडेड पॉर्च हुआ करती है, तो इसलिए एक परसेप्शन बने, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कुछ आप काम अगर गलत करोगे, कर्म गलत करोगे तो आपके साथ होगा ही गलत। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, तो इस पे भाई धारणा यही है मेरी, तो कर्म अपने ठीक रखो तो टेक्निकली आपका स्ट्रांग रहेगा मकान, तो आपको वास्तु वगैरह के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। और देखिए, मरना तो सबको एक दिन है ही। अगर कोई आपसे कह रहा है कि आपने अगर 2 साइड प्लॉट में आपने किचन यहाँ बना दी तो आपके घर में कोई ना कोई मरेगा, भाई कोई घर है ऐसा जिसमें कोई ना मरा हो? मरना तो सबको है। तो इसलिए ज़्यादा वहम पालने की जरूरत नहीं है। आपको वास्तु के बारे में ज़्यादा जानना है तो किसी पौराणिक पंडित से पूछो, और अगर इंजीनियरिंग के बारे में जानना है तो आप मेरे से पूछो या आप अपने किसी इंजीनियर से पूछो, और आप उनको रिलेट कर सकते हो कि ये चीज़ें रिलेटेड हैं एक दूसरे से। मैं किसी की बुराई या मैं किसी को गंदा संदा कुछ ऐसा बोलने के मतलब पक्ष में हूं नहीं। सबकी अपनी वैल्यू होती है, अपना महत्व होता है। मैंने उसको जानने की कभी कोशिश नहीं करी क्योंकि मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उसके बाद जाते हैं है जी स्टोन्स चौखट के बारे में। तो किसी ने पूछा है कि स्टोन्स की चौखट क्या लेनी चाहिए। देखिए, स्टोन्स की जो चौखट होती है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वियर एंड टीयर की। जब आपका डोर बार बार घूमेगा, खुलेगा, बंद होगा, तो उसमें क्या होगा, वियर एंड टीयर होने के चांसेस होते हैं। तो जो हमारे होल्स होते हैं जिसमें कब्जे फिट होते हैं वो लूज होने के चांस होते हैं। अगर एक बार लूज हो गया तो उसमें से वो जो पेच होगा या स्क्रू होगा वो बाहर आ जाएगा, फिर आप उसको कितना ही फिट करते रहो फिट होगा नहीं। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि उसमें हमारा रेशे निकलने के चांस होते हैं। तो 2-3 साल बाद, 4 साल बाद जो पत्थर होता है इसमें से रेशे बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह का काम ना करें जिससे कि हमें प्रॉब्लम रहे। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ आप हमेशा जीआई यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन की चौखटों पर जाओ, उसमें मन चाहा पेंट करो, मन चाहे आप उसकी प्राइमर्स करो, और उसको कैसी भी फिनिशिंग आप दे सकते हो। लॉन्ग लाइफ, रस्ट फ्री, कोरोजन फ्री और लॉन्ग लाइफ कहें तो उसको मतलब बेस्ट मैं मानता हूँ। कभी भी आप अगर स्टोन की चौखट खराब हो जाती है आप उसको उखाड़ नहीं सकते इतनी आसानी से, इसलिए मैं स्टोन की चौखट के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। अगला है जी पाइल फुटिंग वर्सेस फाउंडेशन फुटिंग। पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स को समझा देना चाहता हूँ कि पाइल फुटिंग होती क्या है। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और पाइल फुटिंग में हुआ क्या करता है कि जैसे हम फाउंडेशंस बनाते हैं अपने घर के, जो हम नींव बनाते हैं, पाइल फुटिंग में हम ऐसी फाउंडेशन नहीं बनाते हैं। हम क्या करते हैं, होल करते हैं, उन होल्स में सरिये जाते हैं, कंक्रीट जाता है, और वो होल्स भरते हुए लेके आते हैं ऊपर। 5-6 होल्स एक साथ भर दिए,
ऊपर उठाए और उनको एक फाउंडेशन उसका बना दिया जोड़ के उनको, इसको बोलते हैं पाइल फुटिंग। यानी ये नीचे तक जाता है और ये ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, लेकिन ये खर्चा ज़्यादा होता है, महंगा पड़ता है। और ये वहाँ कामयाब है जहाँ मिट्टी के बैठने के चांस होते हैं। जहाँ मिट्टी नहीं बैठ रही है वहाँ आप नॉर्मल फाउंडेशन फुटिंग कराओ, पाइल फुटिंग कराने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ इंडिया में कोई पाइल फुटिंग कराता भी है। पाइल फुटिंग की जरूरत सिर्फ वहीं है जहाँ आपकी सॉइल टेस्ट हुई है और आपको लग रहा है कि मिट्टी बैठने के चांस हैं, कच्ची मिट्टी है, या नदी के किनारे आपका कोई है, आपका प्लॉट है, या ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर मिट्टी कच्ची है, टिकाऊ नहीं है, या आप बहुत ऊंचे पे मकान बना रहे हो, आसपास कोई मकान नहीं बना हुआ, या वहां पर पहले कोई कोई तालाब था, या इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ मिट्टी स्ट्रेंथ नहीं दे रही है, तो वहां पर पाइल फुटिंग खोदी जाती है, उसके बाद मकान को बनाया जाता है। तो पाइल फुटिंग वेस्ट बंगाल है, जैसे केरला है, लैंडस्लाइड खतरे होते हैं वहां पर पाइल फुटिंग कराई। लेकिन आप अगर प्लेन्स में रह रहे हो और ठीक ठाक आपकी ज़मीन है तो वहां पर फाउंडेशन फुटिंग ही कराओ, खर्चा बचेगा, खामा खा कर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है कि ग्रीनरी इंपॉर्टेंस इन फ्लोर प्लान। ग्रीनरी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, मैं इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। ये ऐसा डेकोर आइटम है जिसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं और ये घर में दे देता है, एक तरह से फूक देता है लाइफ को। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका बहुत अच्छा मकान आपने बनाया, कंक्रीट ही कंक्रीट उसमें लगा दी, लेकिन उसमें कोई ग्रीनरी नहीं लगाई, तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ नहीं है इस घर के अंदर, वो मकान जैसा दिखाई देगा, वो घर जैसा नहीं दिखाई देगा। अगर आप उसमें पेड़ पौधे लगाओगे, ग्रीनरी लगाओगे, तो आपका सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपकी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से बाहर ही रहेगी। जब भी आप स्ट्रेस होके बाहर आओगे तो आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा कि एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि सैटरडे संडे जब आपकी छुट्टी होती है, आप ग्रीनरी में काम करोगे तो आपकी एक्सरसाइज होती रहेगी। घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको थोड़ा सा काम हिल्ला मिल जाएगा तो उनका भी टाइम पास हो जाएगा, बैठे बैठे उनका भी टाइम खराब ही होता रहेगा। तीसरा जो बेनिफिट ये होता है कि जो घर में बच्चे हैं वो सीखते हैं। जब आप उनको एक चार दीवारी में बंद कर दोगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि मिट्टी में खेलना होता क्या है। जो हमारी कॉर्डियल डेवलपमेंट होती है, ब्रेन की सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है एक तरह से, वो तभी होती है जब हम मिट्टी से जुड़ें, जब हम जाने चीज़ों को। हम जब तक इंसेक्ट्स को नहीं देखेंगे, प्लांट्स को नहीं देखेंगे, गुड़ाई नलाई तराई ये सब कुछ नहीं देखेंगे, तो बच्चे को एक इनएडुकेट एजुकेशन मिलती है। तो आप घर में अगर बढ़िया लाइफली उसको देना चाह रहे हो लुक को, तो आप पौधे लगाओ ग्रीनरी के। अगर आपके घर में जगह नहीं है इतनी कि आप उसमें गार्डन ग्रीनरी नहीं दे सकते, तो आपको करना क्या, आप वर्टिकल वॉल्स बनाओ। आप अमेजोन पे जाओ, वर्टिकल वॉल्स सर्च करो, आपको दीवार जो होगी कोई भी होती है, उस दीवार पे आप वर्टिकल वॉल्स लगाते हो, छोटे छोटे पौधे उसमें आप लगा सकते हो, उसको उससे आपकी एक वर्टिकल गार्डन तैयार हो जाएगा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूँ अगर वो भी फिजिबल नहीं है, आपका बिल्कुल ही कवर्ड है, तो आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा सकते हो किसी भी वॉल पे। वो भी आपको नहीं लग रहा है तो भाई आप इंडोर प्लांट्स लगा लो। अपने टॉयलेट्स के अंदर आप इंडोर प्लांट्स रखो, अपने लिविंग एरिया में आप टॉयलेट्स के बाहर स्टेयर केस के बराबर में आप कहीं पर भी जहाँ आपको जगह दिखाई दे इंडोर प्लांट्स रखो, बहुत बढ़िया बेनिफिट देती है। किचन में लगाओ तो ग्रीनरी की तो बहुत इंपॉर्टेंस होती है, फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिलेगी। कुछ भी नहीं मिल रहा तो यार कम से कम आपको देखने में तो अच्छा लगेगा, ग्रीन कलर को कोई बुरा नहीं बताता। तो भाई ग्रीनरी को मैं बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, आप भी दो। अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कैन फर्स्ट फ्लोर बी चेंज ऑन आरसीसी स्ट्रक्चर। इन्होंने ये कहा है बेसिकली कि अगर मैंने नीचे का मकान आरसीसी स्ट्रक्चर पे बना दिया और ऊपर का प्लान मैं चेंज करना चाहता हूँ, या मैंने कोई मकान ही ऐसा खरीदा है जो नीचे ग्राउंड फ्लोर बना पड़ा है, फर्स्ट फ्लोर में अपने मन मुताबिक बनाना चाहता हूँ, तो क्या मैं उसके नक्शे को चेंज कर सकता हूँ? बढ़िया सवाल है, बहुत लोग पूछते हैं। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर नीचे आपका कॉलम आपके खड़े हो चुके हैं, मकान बन चुका है, ऊपर की वॉल आपको बनानी है, आप उनको उन वॉल से अलग रख रहे हो जो कि ट्रेडिशनल वॉल्स जो नीचे से चलती हुई आई हैं उनसे अलग आप रख रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रेस आएगा लेंटल पे। अब आपको अगर नक्शा चेंज करना है तो उस स्ट्रेस को कम करना है। स्ट्रेस को कम कैसे कर सकते हैं? आप डेड लोड को कम करोगे। डेड लोड कैसे कम होगा? आपको एएसी ब्लॉक्स यूज करने हैं। एएसी ब्लॉक जो होता है वो स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा होती है, साउंड प्रूफ होते हैं, लेकिन उनमें वजन बहुत कम होता है। तो एएसी ब्लॉक्स को यूज करो। एएसी ब्लॉक्स लगाने से एक तो डेड लोड बिल्कुल ही कम हो जाएगा, नक्शे आप चेंज कर सकते हो, और इसी आरसीसी स्ट्रक्चर को आप ऊपर उठा के ले जाओ और उसमें सीधा छत डाल दो। और ये तो मैंने बताया कि फिलिंग के लिए होते हैं, एएसी ब्लॉक्स यूज करो और आप पार्टीशंस कर सकते हो। कहीं पर भी कुछ दिक्कत की बात ही नहीं है। कॉलम्स को ऊपर उठाओ, आरसीसी स्ट्रक्चर बनाओ। लेकिन अगर आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आपने कॉलम यूज ही नहीं करे,
अब आप उसमें नक्शा चेंज करना चाह रहे हो तो आप लिमिटेशंस हैं उसमें, आपको केवल फर्स्ट फ्लोर तक ही आप उसको कर सकते हो, सेकंड फ्लोर पे आप नहीं कर सकते। फर्स्ट फ्लोर तक आप उसको बनाओ और उसमें कोशिश करो 4 इंच की दीवार यूज करने की। आप उस पर ज्यादा लोड नहीं डाल सकते, एसी ब्लॉक उस पर यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर पे ही कामयाब नहीं है, ये केवल आरसीसी स्ट्रक्चर पे ही कामयाब है। तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में यानी जहाँ कॉलम नहीं है वहाँ आपको ब्रिक्स ही यूज करनी है, और केवल ग्राउंड प्लस फर्स्ट के लिए रिकमेंडेड होता है, सेकंड फ्लोर उसमें रिकमेंडेड नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस को मैं क्लियर करता रहूँगा। आपके कोई सवाल हैं आप अपने कमेंट सेक्शन को यूज़ करा करो, और मिलेंगे आपको अगली टेक्निकल वीडियो में। तब तक के लिए मैं कॉन्सेप्ट गुरु अमित लांबा आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।